इन्फिनिटी करियर कोचिंग स्कूल। इन्फिनिटी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्टिंग फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एक्चुअल में होती क्या है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो कहते हैं कि दुनिया को देखने के लिए हमारे पास दो नज़रिया है। एक होती है हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर की दुनिया, कहने का मतलब हमारी थिंकिंग कैसी है, ठीक है, इंटरनल वर्ल्ड, हम कैसा सोचते हैं, दूसरों के बारे में कैसा बिहेवियर है, ये हमारी माइंड से चीज़ें डेवलप होती हैं। और दूसरी अपनी दुनिया होती है जो बाहर की दुनिया है, कहने का मतलब कोई भी चीज़ को हम टच करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से, फिंगर से टच करते हैं तो वो गर्म या ठंडी है, ठीक है, अपने आंखों के सेंसरी ऑर्गन से देख पाते हैं वो चीज़ें कैसी दिखती, कैसा शेप है उनका, कैसा कलर है, ठीक है। तो बाहर की दुनिया है और हम अपने ईयर से सुन सकते हैं कि आवाज़ बहुत पोलाइट है या साउंड बहुत तेज है, ठीक है। हमारे नोज के सेंसरी ऑर्गन से हम सुन सकते हैं कि जो स्मेल है वो बैड है या अच्छी स्मेल है, ठीक है। तो ये सारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो जो भी बाहर की दुनिया है जिसको हम देख पा रहे हैं या फिर सेंस कर पा रहे हैं उसी को हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो चैप्टर का नेम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं बाहर की दुनिया को। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है, वट एवर वी सी, इसमें लिख लो, वट आउटसाइड आवर बॉडी विच वी कैन सेंस, वो दुनिया जो अपनी बॉडी से बाहर है, वाइल्ड आउटसाइड आवर बॉडी विच वी कैन सेंस, विच वी कैन सेंस। एक ऐसी दुनिया जो अपनी बॉडी से बाहर है, ठीक है, उसको हम सेंस कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत अलग अलग एग्जांपल्स दिए, अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, फिजिकली अटैच होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं साइंस क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। क्योंकि आप 11th में अगर नॉन मेडिकल या मेडिकल रख रहे हैं तो फिजिक्स में साइंस की दुनिया में आप पहुंच चुके हो, ठीक है। तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए साइंस का मतलब क्या है। साइंस का अगर मीनिंग ढूंढोगे तो आपको साइंस का मीनिंग मिलेगा नॉलेज। लेकिन सिर्फ नॉलेज रखने से काम चल जाएगा नहीं, नॉलेज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कहने का मतलब मुझे काउंटिंग आती है, ठीक है। बचपन में हमने क्या सीखा, बचपन में हमने काउंटिंग करना सीखा, जब हम नर्सरी एलकेजी में था काउंटिंग करना सीखा। फिर उसके बाद उस नॉलेज को हमने यूज़ किया, ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हमने जो काउंटिंग सीखी है उस पर ऑपरेशन लगा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब जो आपके पास नॉलेज है, साइंस का मीनिंग यहाँ से क्लियर हो रहा है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। कैसे नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को हम यूज करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, तो सिर्फ नॉलेज कहना गलत होगा, तो हम कहेंगे कैसी नॉलेज है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज को हम स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अब मैंने कहा स्टार्ट किया हमने फिजिक्स से, तो फिजिक्स की भी डेफिनेशन आनी चाहिए, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं नेचर के लॉ को, नेचर के रूल्स को। नेचर में कहने का मतलब आपने पानी का जग लिया और पानी को जमीन पे गिराया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो पानी फ्लो कर रहा है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, पानी अपने आप फ्लो कर रहा है, हाई टू लो फ्लो कर रहा है, तो नेचर के लॉ है। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, इट्स नेचर and its laws and rules, its laws and rules। तो फिजिक्स का मतलब, फिजिक्स हम क्या समझते हैं, हम नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। नेचर में कोई फिनोमेना हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। लाइट पास करती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, पानी हम गिरा देते हैं तो पानी जहाँ स्लोप ज़्यादा, स्लोप डाउन होती है वहाँ पानी उधर भागता है, ठीक है। तो ये नेचर की कुछ नेचुरल चीज़ें हो रही, अपने आप हो रही, हमने कुछ नहीं किया, तो उन कैसे हो रही उस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, उनके रूल को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। तो आपको मैं जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का पहला टॉपिक अपना फिजिकल वर्ल्ड। तो मैंने बताया जो बाहर की दुनिया है, जो हम सेंस कर पा रहे हैं अपनी बॉडी से बाहर की दुनिया, उसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। और जो नॉलेज हमने गेन की है, नॉलेज हम कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में यूज़ कर पा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं साइंस बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं, नेचर, उसके लॉ को, उसके रूल को, नेचर को समझते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये तीनों टॉपिक आपको, तीनों डेफिनेशन क्लियर हो, क्योंकि आपने अगर साइंस में एंट्री कर ली तो ये तीन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। इसको नोट करो। तो फिजिक्स में किस टेक्निक से साइंटिस्ट सोचते हैं, क्या उनकी टेक्निक होती है, कोई लॉ कैसे बनता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
इसको नोट कर लो एक बार। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक डालो साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिस्ट लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं? वो किसी कहने से नहीं मानते, उनको हर स्टेप में काम करना पड़ता है और वेरिफिकेशन शो करना पड़ता है। तो साइंटिफिक मेथड, इसमें देखो, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomena, to understand natural phenomena as much as possible in detail, as much as possible in detail, and use their knowledge, and use their knowledge, use their knowledge to modify, to modify, to predict, to predict, modify and control phenomena, and control phenomena. तो साइंटिफिक मेथड क्या है? कहते हैं एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना। कहने का मतलब हमने पानी को गिराया, ठीक है, तो हमने क्या किया, पानी कैसे गिर रहा है, गिरने के बाद वो डाउनवर्ड ही क्यों जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो बारिश होती है, हम कहते हैं हर चीज़ अट्रैक्ट होती है सेंटर टू द अर्थ, ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ भागना। जितनी तेज आप गड्ढा खोदते जाओगे, पानी और सेंटर की तरफ भागने की कोशिश करेगी। तो हम समझते हैं पहले नेचर के लॉ को कॉपी करते हैं कि नेचर में ऐसा हो रहा है। यही एक्सपेरिमेंट हम लैब में प्रोसीड कराते हैं कि नेचुरल फिनोमेना को हम समझने की कोशिश करते हैं, सिस्टम बनाते हैं सिस्टमैटिक टेक्निक से, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना हम डिटेल में जा सकते हैं, उतनी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर वही नॉलेज, पहले हमने नेचर के लॉ को समझा कि पानी गिर रहा है और डाउन द अर्थ गिर रहा है, ठीक है, वो जहाँ पे स्लोपिंग डाउन होगी उधर जा रहा है, उधर जाते हैं उसको जितना पॉसिबल हो सके डिटेल में समझा। फिर उसी नॉलेज का यूज करके जो हमने नेचर के लॉ से समझा है, कॉपी किया है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं क्या उसमें क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और उसमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड फिनोमेना, कहने का मतलब मान लो भूकंप आ गया, तो भूकंप पहले अभी आता था, अभी भी भूकंप आ रहा है, लेकिन आज हम कहाँ पहुँच गए, साइंस कहाँ पहुँच गई, आज ये समझ पा रही है कि 5 से 10 मिनट के पहले भी वो पता लगा पाते हैं भूकंप आने वाला है, इस जगह पे आने वाला है, ठीक है। तो हम उससे क्या हो पाते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग से अगर इतनी तेजी से आ रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूसली भूकंप आता रहता है, तो हम पहले ही कंट्रोल करके बिल्डिंग और मजबूत बनाएंगे, ठीक है। अलग तरह का मटेरियल यूज करेंगे ताकि भूकंप आने से दिक्कत ना आए, या फिर वहाँ पहले ही बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि वहाँ के लोग वहाँ से हट जाए या फिर बचा लें, ठीक है। तो ये नेचर के लॉ को हमने समझा, उसकी नॉलेज को यूज करके हम अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी को साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं कैसे साइंटिस्ट सोचते हैं, कैसे उनके लॉ को कॉपी करते हैं और कैसे एक लॉ वेरीफाई होके लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, प्रैक्टिकली थिंकिंग के हमने स्टेप्स बना रखे हैं, तो उसको नोट करते हैं। पहला स्टेप अपना, इसको रेस करते हैं, एक बार नोट कर लो। नोट कर लिया। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप अपना ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब नेचर में क्या हो रहा है। आप पहाड़ों पे घूमने गए, आपने ऑब्जर्व किया पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा है, ठीक है, ये आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आपने देखा। पहले स्टेप में क्या करो, उस पर आप देखोगे क्या ऐसा हो रहा है, ठीक है।
ऐसा हुआ आप पहाड़ों पे एक्सपेरिमेंट करने बैठोगे नहीं, सेम एक्सपेरिमेंट आप लैब में प्रोसीड कराओगे। लैब पर आए, वही सिस्टम बनाया, एक ऊंचाई बनाई, एक ढलान बनाया, ठीक है, वहां से पानी गिराया, तो आपने देखा पानी हाई टू लो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, क्या नेचर में दिख रहा है, नेचर में कैसा चीज पॉसिबिलिटी हो रही है, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किया, वही सेम एक्सपेरिमेंट लैब में प्रोसीड कराएं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहां पर हो सकता है पानी का लेवल बहुत तेज हो, प्रेशर बहुत तेज हो, ठीक है, तो वहां पे आप नहीं समझ पा रहे, तो वही सेम एक्सपेरिमेंट आपने लैब में प्रोसीड कराया। लैब में जब काम किया तो उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्यों कंट्रोल करो, क्योंकि अपने हाथ में, ठीक है, आपके डिपेंड पे अनुसार आपने स्लोपिंग बनाई तो पानी आराम से ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद हमने एक काम कर लिया, फिर साइंटिस्ट के दिमाग में आता है अगले स्टेप में उसके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आता है अपना एनालिसिस का, थर्ड स्टेप अपना आता है एनालिसिस का, कि कहानी हो रही है तो क्यों हो रही है, रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। दो टाइप से हम एनालिसिस कर सकते हैं, एक होता है अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव। पहला स्टेप अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आएगा पानी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था, इट मींस उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन्होंने रीजन ढूंढा कि ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जहां पर स्लोपिंग होगी अर्थ हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है, इट मींस पानी भी हाई टू लो फ्लो करता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या कारण है, कैसा हो रहा है, ठीक है। सेकंड एनालिसिस हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव, फिर हम उस पर कुछ कैलकुलेशन करते हैं। क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन कैसे, ठीक है, कि मान लो कि आपने पहले ऐसे रखा था, यहाँ पे पानी गिराया, इतनी स्लोपिंग थी, पानी नीचे आ रहा है, और स्लोपिंग बढ़ा दो तो पानी कितनी तेजी से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये एनालिसिस स्लोपिंग इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ सकता है, वो हम एनालिसिस करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने देखा कैसा हो रहा है, नेचर के लॉ को समझा, कॉपी किया, वही कॉपी हमने लैब में प्रोसीड कराया, ठीक है। फिर रीजन ढूंढने की कोशिश करें, उस एनालिसिस को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तीसरे में हमने क्या किया, फिर क्या कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर उस कैलकुलेशन के बेस पे हमने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या है, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश की, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। हमने फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश की कि अगर स्लोपिंग इंक्रीज करेंगे तो कितनी वेलोसिटी से आना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे समझो, मान लो कि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो गए और बिल्डिंग से आपने कोई भी बॉल को ड्रॉप किया, तो जब भी बिल्डिंग से बॉल ड्रॉप करते हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है उसकी, 0 होती है इनिशियल वेलोसिटी। जब हम नीचे आता रहता है, धीरे धीरे फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करता है, ये रही बिल्डिंग, यहाँ से आपने ड्रॉप किया बॉल को, तो धीरे धीरे नीचे आना, तो आप देख पाते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ से बिल्डिंग से x डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी पता करनी हो, तो कैसे निकालते हैं, कि हम मान के चलते हैं, हम कहते हैं पहले उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी तो खत्म होती नहीं है, वो तो कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब वो फॉर्मूला ड्राइव किया हमने ना, कि उतनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा और सारी एनर्जी काइनेटिक दोनों को इक्वेट करते हैं, कितना लॉस हुआ, वहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कहने का इसी तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश की कि पानी हाई टू लो फ्लो कर रहा है, स्लोप कितनी तेजी से इंक्रीज करते रहेंगे, पानी और तेजी से फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में कैसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में ये करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डिस्कस करते हैं, जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हो जाती है तो हम पहुंचते हैं प्रेडिक्शन पे। कहते हैं कि ठीक है, आपने कहानी कर दी, कहानी करने के बाद आप प्रिडिक्ट करो, नेचर को समझा, नेचर को कॉपी किया, लैब में प्रोसीड कराया, उस पर रीजन ढूंढने की कोशिश की, फिर कैलकुलेशन की, उसके बेसिस पे मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फिर कहते हैं कि आप प्रेडिक्शन करो। प्रेडिक्शन का मतलब क्या है, आप अंदाजा लगाओ कि बॉल अगर इस साइड से गिर रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। फिर प्रेडिक्शन करने के बाद वो अंदाजा लगाते हैं कि मान लो जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमती है, और प्रेडिक्शन कैसे कर देते हैं कि ये दोनों आमने सामने आएंगे 2 साल बाद या 4 साल बाद, ठीक है। अगर वो प्रेडिक्शन ट्रू होती है जो उन्होंने कहा अगर सही होती है
तो हम वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और जरूरी थोड़ी ना सही हो, अगर लॉ वेरिफिकेशन कर देते हैं, अगर इसका मतलब ये सारे स्टेप अगर फॉलो होते हैं तो एक लॉ बन जाता है, अदरवाइज लॉ नहीं बनता। तो वेरिफिकेशन भी हो सकते हैं, फॉल्सिफिकेशन, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपने लॉ बनाया वो सही है या नहीं, वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये सारे स्टेप, एक साइंटिस्ट की सोच ऐसी होती है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वही एक्सपेरिमेंट लैब में प्रोसीड कराते हैं, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे हैं, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर एक फार्मूला डिराइव करते हैं, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कि हम मान लेते हैं चीज़ों को ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब है कि हम मान लो कि आपने पेट्रोल डलाया, 1 लीटर में गाड़ी इतने चलती है, ठीक है, तो आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया कि इतनी एनर्जी का यूज होता है, बाकी लॉस हो जाती है। फिर अगली प्रेडिक्शन करते हो, हाँ 2 लीटर डलाएंगे तो इससे ज़्यादा चल पाएगी, तो ये प्रेडिक्शन है, अगर वो ट्रू होती है तो वेरीफाई होता है और आपका लॉ वैलिड होता है, अगर ट्रू नहीं होती तो फॉल्सिफिकेशन। तो ये साइंटिस्ट की सोच है, इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिए, अब आगे चलते हैं। अब कहता है साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। क्यों फाइनल नहीं? देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, क्योंकि नेचर छोटी चीज नहीं है, नेचर बहुत बड़ी है, क्योंकि हम भी नेचर से ही बने, हम एक सेल से बने, सेल कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? नेचर से मिला था, ठीक है। फिर हम बड़े हुए, कॉम्प्लेक्स हो गए, फिर हम नेचर में मिल जाते हैं आफ्टर डेथ, ठीक है। तो हम भी नेचर से ही बने हुए हैं और नेचर में ही खत्म हो जाते हैं, तो नेचर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो नेचर को समझे कैसे? अब मान लो एक बहुत बड़ा हाथी है, एक अंधे बंदे आया, अंधे ने हाथी को टच किया, उसके पेट को टच किया, उसने कहा कि नेचर बहुत बड़ी है, हाथी का साइज बहुत बड़ा है, प्लेन है। और एक अंधा आया, उसने उसके पैरों को टच किया, उसने कहा कि पैर लंबा सा है, पतला पतला है। तो कहने का मतलब नजरिया अलग अलग है कि आपने नेचर को किस एंगल से देखा है। कोई साइंटिस्ट आए, नेचर को उसके पेट के बल से देखा, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। कई साइंटिस्ट हैं, नेचर को अलग नजरिए से देखें, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो कहने का मतलब देखने पर डिपेंड करता है, इसीलिए साइंस में ये कहा गया कि फाइनल थ्योरी नहीं है, सबने अपने अपने नजरिए को देखा, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन चेक की, अगर ये सारे स्टेप फॉलो होते हैं तो इसकी थ्योरी एक्सेप्ट की जाएगी, किसी की थ्योरी फॉल्स नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। तो साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। तो मैंने हाथी के एग्जांपल में समझाया आपको, किसी ने उसके पेट को टच किया, उसको बहुत बड़ा फिगर, बहुत बड़ा साइज नजर आया, किसी ने उसको पैर को टच किया, उसने कहा कि पतला सा है, लंबा सा है, ठीक है। किसी ने उसके कान को टच किया तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा नजर आएगा। इसी तरीके से नेचर है, नेचर बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। इसको जिस नजरिए से देख पाओगे आप, उस नजरिए से आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे, ठीक है। तो इसीलिए साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है, जैसे जैसे नई थ्योरी आती रहेंगी वो ऐड होती रहेंगे, ठीक है। तो ये लिख लो। तो नेचर में अब फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स ने 2 थ्योरी दी कि हम नेचर को कैसे समझें, ठीक है। तो प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, तो अगला टॉपिक है प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स, प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। थ्रस्ट का मतलब हो गया जोड़ देना, ठीक है। तो फिजिक्स में हम किन किन एरिया पे बात करते हैं, किन एरिया पे जोड़ देते हैं, कि मतलब कैसी थ्योरी हम चाहते हैं कि कैसा क्या हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल, 2 तरह के प्रिंसिपल थ्रस्ट है, एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यूनिफिकेशन को समझते हैं, क्या होता है यूनिफिकेशन। ठीक है, अब यूनिफिकेशन समझने के लिए सपोज कर लो, इसमें लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। तो इसमें देखो, एफर्ट्स आर मेड, एफर्ट्स आर मेड
efforts are made to explain different phenomena in less different phenomena in nature on the basis of different phenomena in nature on the basis of one or minimum laws, ठीक है। कैसे कहते हैं कि हम बहुत सारे एफर्ट्स करेंगे। जैसे मान लो आपने क्या किया, पानी गिराया, पानी गिराने से क्या आप देख पा रहे हो पानी हाइट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने देखा जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूम रही है, तो उसके लिए अलग फिनोमेना पढ़ा हमने, ठीक है। जो पानी गिराया, पानी के लिए अलग फिनोमेना, हमने देखा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है और फिर कंबाइन हो रही है, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए हमने अलग, तो साइंस को समझने के लिए अपने पास इस तरीके से 1000 फिनोमेना हो जाएंगे। अब 1000 फिनोमेना को याद करना आसान होगा क्या? नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है, सारे फिनोमेना। तो फिजिक्स में क्या करते हैं, साइंस क्या करती है, उन सब कोशिश करती है कम से कम फिनोमेना, ठीक है। हम क्या करें, हमने कहा अर्थ जो अपने सन के चारों तरफ घूम रही है, इसका लॉ ढूंढते हैं, किस बेस पे काम कर रही है। तो हमने कहा कि ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब भी वो चीज़ घूमेगी ग्रेविटी की वजह से खींची जा रही है, ठीक है। कोई दो बॉडी है, जैसे मान लो एप्पल है, एप्पल ट्री से गिरा, वो नीचे आ गया, ठीक है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने कहा पानी गिराया, पानी अर्थ के सेंटर में जाने की कोशिश कर रही है, जितना आप गड्ढा खोद रहे पानी और सेंटर तक ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो कहने का मतलब साइंस फिजिक्स क्या डिमांड करती है कि हम 1000 फिनोमेना ना याद करें, उसके पीछे जो लॉज हैं एक एक फिनोमेना पे, अगर मान लो कि एक लॉ 100 फिनोमेना पे लाई करता है, तो हम 100 एक लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही बोला है, एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमेना। हम कोशिश करते हैं अलग अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, जो एफर्ट्स कर रहे हैं नेचर में, नेचर फिनोमेना को या तो एक फिनोमेना से कर पाए, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम लॉज, कम से कम लॉज का यूज करें, ताकि हम, अब मान लो 100 लॉ तो याद करना आसान होगा, ठीक है, और 100 लॉ, एक लॉ मान लो 100 10 फिनोमेना का एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर एक लॉ 10,000 फिनोमेना का एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हम 1 लाख फिनोमेना को याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यूनिफिकेशन मतलब जोड़ना, ठीक है, बहुत सारे फिनोमेना को इकट्ठा करके एक लॉ बना दिया, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिख लो, एप्पल फॉलिंग डाउन टू ग्राउंड, एग्जांपल आएगा एप्पल फॉलिंग डाउन टू ग्राउंड, water flowing to the center of earth, water flowing to the center of earth, earth moving around the sun, earth moving around the sun, are explained on the basis of gravitational laws, on the basis of single law, that is the law of gravitation, the basis of single law, that is gravitational force of attraction, that is gravitational force of attraction, ठीक है। तो कहने का मतलब जो एप्पल ग्राउंड पे गिर रहा है, पानी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो ये सारे जो सारे फिनोमेना हैं, उसके लिए हमने एक सिंगल लॉ बना दिया, एक सिंगल लॉ बना दिया, और क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो हम इन सभी फिनोमेना को एक सिंगल लॉ से तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फिनोमेना बन जाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम स्टडी कर पाए। ठीक है, तो दो एरिया पे जोड़ देते हैं, यूनिफिकेशन पे, यूनिफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा इसका रिडक्शनिज्म, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? अगर नोट करने का टाइम कम बच रहा हो तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शुरुआत हो रही है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, इससे फील आएगा फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है दूसरा थ्रस्ट एरिया कौन सा है, सेकंड थ्रस्ट एरिया जो है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म अब इसको समझते हैं। कहने का मतलब हमें पता है गाड़ी चलती है, पेट्रोल डालने से इंजन रन करता है और उससे व्हीकल मूव करता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, सोच समझना। तो हमने क्या किया, कहता फिजिक्स में अगर उसको समझना है उसको टुकड़ों में कर दो। कहने का मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले समझा कि पेट्रोल डालने से होता क्या, तो हमने कहा कि पेट्रोल डालने से हीट डेवलप होती है। ठीक है, उससे हीट जो डेवलप हुई वो हीट से क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड, गैस एक्सपैंड होती है। वो गैस एक्सपैंड हो रही है तो हमने उस पर लगा दिया पिस्टन, पिस्टन से क्या हुआ, गैस एक्सपैंड हो गई तो पिस्टन पे फोर्स लगाई। जैसे मान लो ये अपना क्रैंक, इसके अंदर सारी टैंक की अंदर हो रही है, आपने पेट्रोल डाला, यहाँ पे लगा हुआ पिस्टन ऐसे। ठीक है, आपने इसके अंदर पेट्रोल और गैस का मिक्सचर आ गया, ठीक, कार्बोरेटर के थ्रू यहाँ पर आ गया। यहाँ पे जब बर्न हुई तो बहुत सारा धमाका हुआ, धमाका होने की वजह से क्या पिस्टन ऊपर गई। तो हमने देखा कि जब भी जो अपना पेट्रोल या डीजल जल रहा है तो धमाका हो रहा है, धमाका होने से पिस्टन ऊपर गया। अब पिस्टन के साथ हमने आगे लगा दिया मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अगर पिस्टन पे फोर्स लगी, पिस्टन ऊपर गया, उससे लगा हुआ अपना क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, उससे क्रैंक शाफ्ट को मूव कराया, फिर क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है तो अपना व्हील, तो उससे व्हील मूव करने लगा। तो ये काम क्या हुआ, पहले हमने क्या समझा कि एक्सपैंड कैसे कर रहा है, तो टुकड़ों में काम किया। आपने सीधा हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स चीज को गाड़ी में पेट्रोल डाला, रन कर दिया, तो समझ में नहीं आ रहा, तो वही काम हमने छोटे छोटे टुकड़ों में किया तो काम हो गया। ठीक है, अब पूछोगे एनर्जी मिली कहाँ से, तो आप कोल बर्न कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिडक्शनिज्म में हम यही काम करेंगे, चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें लिखो टू अंडरस्टैंड और टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिगर, to understand or to derive the properties of bigger or more complex system, properties of a bigger or more complex system the properties of its simpler constituents, the properties of its simpler constituents are taken into account this approach is called reductionism. Example लिख लो।
converting chemical energy of coal to electrical energy in powerhouse. Chemical energy of coal to electrical energy in powerhouse are more complex systems but can be understood if divided into small parts, but can be understood if divided into small parts, each based on different principle of physics, each based on different principle of physics. तो क्या समझ आ रहा है? कहने का मतलब रिडक्शनिज्म में क्या है, केमिकल एनर्जी से कोयला को जलाते हो उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ये सबको पता है, लेकिन तो समझे कैसे? तो उन्होंने क्या किया, पहले अलग अलग उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने की कोशिश की कि आपने कोल को बर्न किया होगा, कोल में रिएक्शंस हुई होंगी, केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस, हीट, तो हीट प्रोड्यूस हुई, फिर उसको हमने क्या किया, उसको हमने स्टीम में लगा दिया, वाटर को गर्म करने के लिए यूज कर लिया, ठीक है, तो पहला फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज कर लिया कि एक्सपैंड हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल से एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको पानी को गर्म करने के लिए लगा दिया, पानी वहाँ लगा दिया तो पानी उस एनर्जी कन्वर्ट हो गया पानी में, पानी से बन गई स्टीम, स्टीम बन गई, अब स्टीम को हमने क्या किया, टरबाइन लिया, ठीक है, टरबाइन से हमने क्या किया, स्टीम पर जो मान लो नोजल से पानी आ रहा था, मान लो इसको नोजल मान लो, ठीक है, इसके अंदर हमने स्टीम डाल दी, यहाँ पे हल्का सा छेद कर दिया, अब हाई यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से बाहर कितना प्रेशर कम है, ठीक है, तो यहाँ से पानी निकालने की कोशिश किया, स्टीम गर्म स्टीम बाहर आई, वो गर्म स्टीम टरबाइन में पड़ी, ठीक है, टरबाइन मान लो ऐसा है, ऐसा देखने में दिखा होगा आपने कभी पावर प्लांट में गए तो जैसे फैन होता है ना, इस तरह का टरबाइन बना हुआ है, यहाँ से जो स्टीम निकली टरबाइन पे पड़े, टरबाइन पड़ने से टरबाइन रोटेट करने लगी, उसके बाद हमने लगा रखा है शाफ्ट, उससे हम केमिकल एनर्जी लेते हैं, उसको हमने कनेक्ट कर रखा है जनरेटर से, जनरेटर में क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट से कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस, तो हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया, केमिकल कोल को बर्न किया, उससे हमें केमिकल एनर्जी मिली, केमिकल एनर्जी से हमने पानी को गर्म किया, फिर पानी जो स्टीम बनी, स्टीम को हमने टरबाइन पे यूज़ किया, टरबाइन से क्या हुआ, टरबाइन रोटेट किया, उसको हमने जनरेटर से कनेक्ट किया, जनरेटर रन किया, फिर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, लेकिन आपको बहुत सीधा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो फिजिक्स क्या करती है, उनको टुकड़ों में काम करती है, ठीक है, तो कहने का मतलब टुकड़ों में काम किया, हर एक स्टेप को समझने की कोशिश की, जब हमने हर एक स्टेप को समझा तो हमने इस प्रिंसिपल से हम कह रहे थे कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आज के टॉपिक पे मैंने क्या कोशिश की है, आपको फिजिक्स में फील लाने की, क्या एक्चुअली फिजिक्स है, साइंस की दुनिया में क्या है, आपने साइंस में कदम रख लिया तो क्या मतलब है साइंस का, ठीक है, तो ये हमने एक जो साइंटिस्ट सोचते हैं, साइंटिस्ट का माइंड कैसे चलता है, कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा, ठीक है, उनके माइंड में, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन, हम चीज़ों को देखें, उन पे उस एक्सपेरिमेंट को कहीं करें लैब में, फिर उस पर काम करना सीखें, एनालिसिस करें कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रीजन ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, फिर उस पर अपने कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग लगाए, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करें, फिर उसकी वेरिफिकेशन करें, अगर ये स्टेप आप कर पा रहे हो तो आप साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर पा रहे हो, ठीक है, तो यही सारे स्टेप है, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लास 11 की सीरीज अब चल पड़ी है, साथ साथ करते जाओ, और जो भी दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर करते रहो, ठीक है, इसी तरीके से लेक्चर्स इन्फिनिटी कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिलीवर किए जाते हैं, और आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।